नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे कि क्या वो भूल गई कि उसका चाल चरित्र और चेहरा कैसा होना चाहिए। सियासी जमात में बेहतर चाल चरित्र और चेहरा का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे दलों से कितनी अलग है, इसका इम्तिहान है। बीजेपी के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार फजीहत बनकर सामने आई है, जो पूरी पार्टी के लिए शर्म का सबब बन रही है। चंडीगढ़ की बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू के मामले में खट्टर सरकार और बीजेपी के सामने खुद को अलग पार्टी, अलग चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी दिखाने का बेहतरीन मौका था। लेकिन इस मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के फंसते ही बीजेपी और हरियाणा सरकार ने इस मौके को गंवा दिया। और हद तो तब हो गई जब बड़ी बड़ी बातें और नैतिकता की दुहाई देने वाले पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता और नेता तक इस मामले में जो कुछ हुआ वर्णिका कुंडू के साथ 2 दिन पहले रात को चंडीगढ़ की सड़कों पर तमाम बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता बीजेपी के इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं बयान देने से। बड़े नेताओं ने इस मामले में बचाव और अपना पक्ष रखने की सारी जिम्मेदारी हरियाणा और चंडीगढ़ के स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया है। अगर बीजेपी से कहीं का भी मामला पूछ लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक, हर चीज पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सामने आते हैं। लेकिन इस मामले पर बीजेपी के बड़े नेताओं को सांप सूंघा हुआ है। और स्थानीय नेताओं का हाल तो माशाअल्लाह। मुख्यमंत्री खट्टर साहब दलील देते हैं कि बेटे की गलती की सजा उसके पिता यानी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला साहब को नहीं दी जा सकती। अरे राजनीति में कुछ नैतिकता होती है कि नहीं होती है? सवाल ये कि बराला साहब का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये माना जा रहा है, जो कि इल्जाम विपक्ष लगा रहा है, उनके बेटे को बहुत आसानी से जेल से जमानत पर छोड़ दिया गया पुलिस स्टेशन से। बेशर्म बयान हरियाणा के एक और बीजेपी के नेता हैं रामवीर भाटी, जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष बताए जाते हैं हरियाणा इकाई के, जिन्होंने अब ये सवाल उठा दिया कि वो पीड़ित लड़की रात को, आधी रात को घर से बाहर निकली थी, क्यों मटर गश्ती कर रही थी। तो सुना आपने, जब बीजेपी के स्थानीय नेताओं की ऐसी दलीलें सामने आएंगी तो स्थानीय कार्यकर्ताओं की फौज सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर पीड़ित वर्णिका और उनके परिवार को बदनाम करने का अभियान क्यों नहीं छेड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके बड़े नेता, उनके आका उनको बचा लेंगे। तो क्या चाल चरित्र और चेहरे के दावे करने वालों से आज हम कुछ कड़े सवाल पूछेंगे कि क्या चंडीगढ़ पुलिस बीजेपी के दबाव में बिगड़ैल रईसजादे को बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाए रखने के लिए सुभाष बराला पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे, क्या आखिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की क्या मजबूरी है कि वो आरोपी के साथ दिखाई दे रही है। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे। और खास बात बता दूं कि हमारे इस पैनल में पहले वर्णिका के पिता वीरेंद्र कुंडू साहब होंगे और फिर वर्णिका भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ेंगी तमाम दूसरे और खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले एक नजर इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। बीजेपी आज सवालों में घिरी दिख रही है। पार्टी की अपनी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की साख दांव पर लग गई है, क्योंकि इस बार कसौटी पर है कथनी और करनी। और वजह है चंडीगढ़ की बहादुर बेटी, चंडीगढ़ की शेरनी, जिसने अपने हौसले से शराब और बाप के रसूख के नशे में चलने वाले रईसजादों को औकात दिखा दी। मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। जिन लड़कों ने गलत काम किया वो अपनी शक्ल छुपाएं। चंडीगढ़ की शेरनी, जिसने अपने हौसले से अपहरण पर उतारू 2 मंचलों को बेनकाब कर दिया। चंडीगढ़ की शेरनी, जिसने अपनी परवाह न कर कानून की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसी शेरनी के सामने कानून की शपथ खाने वालों का इम्तिहान है।
इम्तिहान इस बात का कि अनजाने में कानून के हाथ जहां पहुंचे, क्या उसे किसी रसूखदार की औलाद जानकर कांप उठेंगे? इस सवाल की वजह है। वजह नंबर 1, कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना। युवती को किडनैप करने की साजिश, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए विमेन के पूरे मामले में पर्दा डालने का एक षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस इस बार केवल जुबानी जमा खर्च नहीं कर रही, बल्कि उसके पास सबूत है। पुलिस का बयान, जिसमें पीड़ित के हवाले से अपहरण की कोशिश का दावा किया गया था। मैंने अपनी स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली लिखा है कि मेरे को बहुत क्लियरली ये दिख रहा था कि वो मेरे को अबडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़की की गाड़ी को आधी रात को जबरन रुकवाकर उसके दरवाजे खोलने की कोशिश को अपहरण की कोशिश क्यों नहीं मान रही है पुलिस? क्या इसलिए कि जो आरोपी पकड़े गए उनमें से एक हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा था? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बीजेपी का जुमला था? क्या यही है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बेटा बचाओ बेटी डराओ। ये इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी के कद्दावर नेता के बेटे तक पुलिस के हाथ पहुंचे तो आरोपों के मुताबिक कानून की धाराएं ही नहीं कमजोर पड़ गईं, बल्कि पुलिस की जुबान भी लड़खड़ाने लगी। चंडीगढ़ के एसएसपी के पास इस बात का जवाब नहीं कि सुभाष बराला के बेटे आरोपी विकास बराला के खिलाफ अपहरण की धाराएं क्यों नहीं लगी। सर हम वेरी फर्स्ट लाइन से सर एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे 20 बार पूछेंगे, जवाब तो वही है जी। सर जवाब क्या है? एक मिनट, डिप्टी साहब ने भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं बताते सर। नशे की हालत में 2 लड़कों ने एक लड़की का पीछा किया कई किलोमीटर तक। इस दौरान 9 ऐसी जगहों से वो गुजरे जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन पुलिस को अब तक एक भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हाथ नहीं लगी है। ऐसा उस शहर का हाल है जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर है। क्या बीजेपी नेता बराला के फंसते ही मुस्तैद पुलिस ढीली पड़ गई? शक होना लाजमी है, क्योंकि चंडीगढ़ भले ही हरियाणा में नहीं है, लेकिन वहां की पुलिस केंद्र सरकार के ही अधीन है, जिसके गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और शक होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीड़ित वर्णिका पर ही सवाल खड़े करने की बेशर्म हरकत कर दी है। जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी मैं निंदा करता हूँ, पर साथ में ये भी कहता हूँ कि उस लड़की को भी तो रात में 12:30 बजे क्या कर रही थी सड़कों में घूम करके। बात पार्टी की साख तक पहुंच रही है तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगने वालों में पराए ही नहीं अपने भी शामिल हो गए हैं। कि पार्टी की छवि को बचाए रखने के लिए लोगों की उंगली उठने से पहले हमें इस्तीफा दे देना चाहिए ना। पुलिस पड़ी ढीली और सियासत हुई तेज, लेकिन अब ये मामला जनता के बीच पहुंच चुका है। चंडीगढ़ शहर में विरोध प्रदर्शन की आवाज तेज होने लगी है। क्या ये विरोध प्रदर्शन ढीले पड़ते चंडीगढ़ पुलिस के रवैये की वजह से है? हम तो पूछेंगे कि क्या नेताओं के बिगड़ैल बेटों पर कानून का शिकंजा ढीला पड़ जाता है? हमारा सवाल बहुत ध्यान से एक बार फिर सुनिए। बहुत सीधा सा सवाल है, जैसा कि हम और आप जैसे आम नागरिक इस देश के अमूमन सफर भी होते हैं, कि क्या नेताओं के बिगड़ैल बेटों पर कानून का शिकंजा ढीला पड़ जाता है? और अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। #HTP और #चंडीगढ़ की शेरनी के जरिए भी आप अपने सवाल सुझाव हमको भेज सकते हैं। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गवाए। जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिबेट में, यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ अनुजा जी हैं, अनुजा कपूर, जो कि जानी मानी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल कमेंटेटर हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज है, जो कि INLD पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़े उनका परिचय करा दूं बारी बारी से। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हमारे साथ, माफ करिएगा जवाहर जी की तस्वीर है ये, जवाहर यादव बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त लाइव है। पवन खेड़ा इसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना कुमारी जी हमारे साथ थे, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च चलाती हैं। और साथ में वीरेंद्र कपूर जी हैं, कुंडू जी हैं, जो कि वर्णिका के पिता हैं, और जो पूरा इंसिडेंट को लेकर बीते 2 दिनों से इस लड़ाई को वर्णिका के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए।
मैं इस बात को बिल्कुल शुरुआत में कह दूं वीरेंद्र जी, हम आपकी और आपकी बेटी की हिम्मत की दाद देते हैं कि आप बीते 48 घंटों से अपनी बात से टस से मस नहीं हुए, और मैं जानता हूं जिस जगह पर आप हैं वहां पर किस तरह के दबाव और प्रेशर्स में काम करना पड़ता है, और शायद आपके आज के फेसबुक पोस्ट में उसका थोड़ा सा इशारा भी मिलता है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी, ये लड़ाई मैं जानता हूं राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी पिता की दूसरे पिता से लड़ाई नहीं है। आप इस लड़ाई को क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या और क्या चाह रहे हैं आप चंडीगढ़ पुलिस से? देखिए, मेरे लिए ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई या मेरी बेटी की लड़ाई नहीं है। मेरी बेटी तो सही सलामत बच गई क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के प्रोटेक्टिव सिस्टम ने उसको हेल्प किया, सही समय पे पुलिस पहुंच गई और उसकी जान और उसकी इज्जत सब कुछ बचा। जब वो मेरे पास आई और मुझे पता लगा कि ये सब हादसा हुआ है, और जब हम वापस घटनास्थल की ओर जा रहे थे तो हमने आपस में ही मैंने उससे पूछा कि देखो, ये बात जो तुम्हारे साथ हुआ है, कि क्या तुम सोचती हो कि हमें इसको बिल्कुल सही अंजाम तक लेके जाना चाहिए? और उसने तुरंत कहा। मैं कहता हूँ उसकी बहादुरी इस चीज़ में नहीं है कि उसने उन गुंडों से 15-20 मिनट तक, कई किलोमीटर तक रात को सड़क में अकेली गाड़ी में आते हुए उनके टेरर का सामना किया। उसकी बहादुरी इसमें थी कि इस सारे एपिसोड से निकलने के बाद जब हम वापस उस घटनास्थल की तरफ जा रहे थे तो उसने बिना कुछ सोचे, बिना झिझके उसने कहा कि हाँ, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो ये लड़ाई एक बेटी की और एक बाप की और हिंदुस्तान की हर बेटी और हर बाप की लड़ाई है जी। और हम ये लड़ाई इस वजह से भी लड़ रहे हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो लेडीज़ के खिलाफ जितने ऑफेंसेस होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें रिपोर्टिंग ही बहुत कम होती है जी। रिपोर्टिंग के बाद उसके ऊपर FIR लॉन्च बहुत कम होती है और कन्विक्शन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही उस लड़की के ऊपर और उसकी परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल कुंडू साहब, मैं जानता हूं जिस परिवार से आता है विकास, तो सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं एक बात आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं, चंडीगढ़ पुलिस पर ये इल्जाम लग रहा है, डे 1 पे उसने बेहतरीन अच्छा काम किया, आपने भी इस बात को एंडोर्स किया और फेसबुक पोस्ट पे वर्णिका ने भी इस बात को लिखा कि उसकी मदद की और आज चंडीगढ़ पुलिस की वजह से ही वो सुरक्षित बची हुई है। लेकिन बीते 48 घंटों में चंडीगढ़ पुलिस ने जो भी कुछ काम किया, क्या अब भी आप उससे संतुष्ट हैं? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे पास ये FIR की कॉपी है, इसमें कंप्लेन भी है लड़की की, वर्णिका की, जिसमें वो कहती है अटेम्प्ट टू किडनैप की बात। पुलिस भी FIR में मानती है अटेम्प्ट टू किडनैप की बात, लेकिन इसके बावजूद भी थाने से जमानत मिल जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हाँ देखिए, असल में चंडीगढ़ पुलिस, मुझे ये बिल्कुल पूरी आशा थी और अब भी मुझे विश्वास है कि चंडीगढ़ पुलिस अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करेगी, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही इस केस में हुई है। जैसे कि हमने जो कंप्लेंट दी थी पुलिस को, जब उसको FIR में कन्वर्ट किया गया तो हमने बहुत, उसका टाइटल भी है कि अटेम्प्ट टू किडनैप, कंप्लेंट अगेंस्ट अटेम्प्ट टू किडनैप एंड आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल, और उसमें लास्ट के सेंटेंसेस में बहुत क्लियरली लिखा गया था वर्णिका की तरफ से कि उसको बिल्कुल क्लियर है कि इन लड़कों ने उसको, उनका इंटेंशन था उसको एब्डक्ट करने का, और उसको बार बार उन्होंने रिपीटेडली उसको रोका और फोर्सिबली उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। लेकिन जो FIR है उसमें इस सेंटेंस का, जो सबसे क्रिटिकल सेंटेंस है, इसका एक हिस्सा मिसिंग है। बिल्कुल, मुझे कल FIR की कॉपी मिली। असल में तो मैंने जब 5 बजे सुबह जब मैं उस पुलिस थाने से निकला था तो मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली थी, वो मैं कल शाम को किसी समय लेके आया था। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे एकदम से नज़र आया कि यहाँ पे ये गलती है। अब ये हो सकता है कि ये खाली टिपोग्राफिकल एरर हो, पर यह भी हो सकता है कि इसको नहीं सर, ये सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इंटरवीन कर रहा हूँ, ये कोई एरर नहीं है। बाकायदा वहाँ के सतीश कुमार साहब ने ये बयान दिया है ऑन रिकॉर्ड कि लड़की ने जाके, यानी वर्णिका ने जाके 164 में जज के सामने बयान दिया और कहा कि किडनैपिंग का कोई जिक्र उसने नहीं किया, इसलिए हमने वो धारा हटा दी है। पहले उन्होंने रिएक्शन में कहा कि धारा लगाई है, फिर उन्होंने दोबारा बाइट दी और कहा कि ये धारा हमने हटा दी है और इसीलिए उसको जमानत मिल गई। और ये जानबूझ के हुआ है कुंडू साहब? क्या ऐसा बयान दिलवाया गया आपसे या वर्णिका से? मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के, देखिए
वर्णिका से ये बयान दिलवाया नहीं गया। एक्चुअली वर्णिका को ये बताया गया था कि उसका बयान होना है, हमें ये नहीं पता था कि वो बयान 164 धारा के अंदर होना है। अरे वाह। लेकिन जब वर्णिका जब उस चैम्बर में गई, इन कैमरा ये बयान होना था, तो वहाँ पे उससे क्या पूछा गया और उसको क्या लिखवाया, उसने क्या लिखवाया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास उसकी बयान की कॉपी भी नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल सही पता है कि अगर उससे ये पूछा गया होता कि क्या तुम्हें लगा कि ये लोग तुम्हें किडनैप करना चाहते थे या तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाल के कुछ गलत करना चाहते थे, तो उसने निश्चित रूप से ये कहना था। ये हो सकता है कि उससे ये सवाल पूछा ही नहीं गया, तो उसने जैसे जैसे वारदात हुई उसने वो सारी की सारी कहानी बता दी और उसके ऊपर वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया गया। ये संभव है। बहुत तो बड़ी हम बात। अब ये कंसिडर कर रहे हैं, हम अपने वकील से सलाह कर रहे हैं कि क्या हमें 164 की स्टेटमेंट दोबारा करवानी है। राइट, बड़ी बात कह रहे हैं कुंडू साहब। आप मैं चाहूंगा आप रहिए मेरे साथ। जवाहर साहब, और कुछ चाहिए अभी आपको विकास बराला को निर्दोष और ईमानदार और होनहार बताने के लिए? जवाहर यादव, सीधा सवाल मेरा आपसे। देखिए, मेरा निवेदन है सुमित जी, आपने जो ये शब्द डाले हैं ये मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा जब से ये घटना घटी है पहले से लेकर अंतिम तक मेरा एक ही शब्द है कि शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। ये हम लगातार कह रहे हैं। तो जो आप मेरे मुंह में कह रहे हैं विकास बराला से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जिसने गलती की होगी उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। ये मैं कल से आपके चैनल पे भी कहा, अन्य चैनल। मैं अपनी बात बोल लेता हूँ, मैं अपनी बात बोल लेता हूँ सर, मैं अपनी बात बोल लेता हूँ। हमने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति है जिसने भी कानून के नियम का उल्लंघन किया है, कानून सम्मत उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, वो मेरा बेटा हो, चाहे सुभाष बराला जी का बेटा हो या किसी अन्य व्यक्ति का बेटा हो। जो भी महिलाओं की अस्मिता के सर, साथ ये लेक्चर मत दीजिए जवाहर भाई, मैं तंग आ गया हूं 2 दिन से आपकी बातें सुनकर। मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी जवाहर यादव, आपका काम प्रवक्ता का है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आप पार्टी में नंबर बनाइए अपने लेक्चर क्यों अरे अंदर एक जमीर भी तो होता है, एक इंसानियत भी तो होती है। जवाहर भाई, कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं सर? अभी आपके सामने वर्णिका के पिताजी ने, वीरेंद्र कुंडू साहब ने बहुत कैटेगोरिकल 2-3 बातें कही, बहुत कैटेगोरिकल 2-3 बातें कही। एबडक्ट वाली बात जो थी, जो कंप्लेंट में दी गई थी, वो एफआईआर से हटा दी गई। आप 164 के बयान का हवाला देकर जमानत देने की बात करते हैं। वो 164 के बयान को विक्टिम को बताया ही नहीं गया कि 164 की तरह बयान लिया जा रहा है। विक्टिम को, वर्णिका को ये बताया ही नहीं गया कि उसके स्टेटमेंट में वो सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं जवाहर भाई, और उस ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुन लें। मेरा उत्तर सुन लीजिए, मैं कैसे बात सुनूं आपकी? जिस तरह से आपने मतलब आपको फिर मुझे डिबेट, अगर आपका दृष्टिकोण ये हो गया कि आपने मुझे सुनना नहीं है सर, इतना बायस तो कोई नहीं हो सकता। वर्णिका कुंडू के साथ मैं खड़ा हूं, नहीं खड़े हैं के साथ मैं खड़ा हूं, पर आप ये कहते हैं कि आप मेरी वो बात सुनेंगे जो आप चाहते हैं मैं वो किसी नेता ने फोन करके आपको सर मुझे कहने दीजिए। वीरेंद्र जी ईमानदारी से बताइएगा, किसी भी बीजेपी के नेता का आपके पास फोन आया, कोई आपसे मिलने आया आपके घर में? वीरेंद्र कुंडू, कोई सिंपैथी नहीं जवाहर यादव आपकी पार्टी की। वीरेंद्र कुंडू मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी नहीं, तो फिर मुझे नहीं बैठाना चाहिए था। मैं आपकी सहमति चाहता भी नहीं, मैं आपके उस पर नहीं चाहता। आप जवाहर भाई, आप कोई जवाहर भाई, कुंडू साहब साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। 48 घंटे से ऊपर हो गए। मैं इसी नोट पर हेडलाइंस ले रहा हूं, फिर इस खबर को आगे बढ़ाता हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। जवाहर में आऊंगा। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल की और ट्विटर पोल के नतीजा आपको दिखा देता हूं कि क्या नेताओं के बिगड़ेल बेटों पर कानून का शिकंजा ढीला पड़ जाता है। हाँ कहने वाले 93% लोग हैं, 93% एसएमएस पे, और ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने हैं। ट्विटर पर हाँ कहने वालों की संख्या 88% है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चों को बहुत आसानी से कानून से रियायत मिल जाती है। मेरे साथ और भी एक्सपर्ट है, अरविंद भारद्वाज हैं लोकदल के, रंजना जी हैं, अनुजा हैं, पवन खेड़ा में आता हूँ। भारद्वाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पूरे मामले पर बीजेपी की लीडरशिप बचाने की कोशिश कर रही है सुभाष बराला के बेटे को?
बिल्कुल सुमित जी, सबसे बड़ी बात है कि संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाली, दुहाई देने वाली पार्टी जो आज सत्ता में है, सरकार में, केंद्र भी, हरियाणा प्रदेश में, ये उन्हीं के एक बहुत बड़े नेता हैं सुभाष बराला जी, जिनके बेटे पर के खिलाफ FIR की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़े आरोप हैं। उस बेटी, उस बहन की जो कंप्लेंट है, उसे अगर देखा जाए तो वो कहती है कि अगर बाई चांस था कि मेरी मदद पुलिस ने उस वक्त की और मेरी किस्मत मेरी ठीक थी जो मैं बच गई, अदरवाइज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अब तो पिता ने बड़ी बात कह दी है वीरेंद्र साहब ने हमारे शो में। अब से ब्रेक के पहले अनुजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 164 का मामला रिकॉर्ड हो रहा है और वर्णिका को बताया नहीं जा रहा है कि आप 164 में बयान दे रही है। क्या होता है, पुलिस ऐसे काम करती है? ये इसका जो राइट था वो प्रॉपर तरीके से उसको बताया ही नहीं गया कि उसका ये राइट था। 164 CRPC के अंडर आप जब अपने बारे में, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड यू टेल देम कि ये आपके जो बयान है वो 164 CRPC के अंदर इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि अहम है। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर इसको सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लड़की अपने दिल की बात विदाउट एनी कोहेरेंस, दैट इज थ्रेट लेवल, फियर लेवल, इससे हटकर अपने बारे में, अपने राइट के बारे में, अपनी चीजें जो उसके साथ हुई है विदाउट एनी कोहेरेंस वो बताती है। यानी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस के मन में खोट था। पवन खेड़ा, देखिए साहब, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, पहले तो आप देखिए कि CCTV की फुटेज 9 में से 6 की गायब है। अब जो वर्णिका है, इंटरव्यूज में तमाम में कह रही है कि अपहरण की कोशिश की गई है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी कहा ही होगा। और 164 का बयान इस तरह से उनको बिना जानकारी के तो दर्ज होता नहीं है, हमने कभी सुना नहीं। अब देख लो, ये फोन भी बहुत आए, हमने भी अखबारों में पढ़ा, मीडिया में देखा कि भाई फोन करके बड़े बड़े लोग पुलिस वालों को कह रहे हैं भाई देख लेना। ये देख लेना क्या होता है? तो ये जो खट्टर साहब का कहना है कि नहीं, देखिए पुत्र ने गलती की तो पिता को इसमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर पिता इतना रसूखदार या इतना मजबूत नहीं होता तो क्या CCTV की फुटेज गायब होती, या अपहरण के चार्जेस ही ड्रॉप हो जाते पुलिस स्टेशन से, या ये देख लो वाले फोन किसी आम आदमी के लिए आते हैं कभी? तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनका इस्तीफा सबसे पहले बनता है। पहले वो रास्ते से हटे ताकि पुलिस पर कोई दबाव ना हो, बिना दबाव के काम हो। पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा की, लेकिन उसके बाद पुलिस दबाव में आ गई, सामने दिख रहा है। मैं रंजना जी मैं आपका रिएक्शन लूंगा, फिर जवाहर यादव सबकी बात का आप जवाब दीजिएगा। रंजना जी, क्या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कहती है अपहरण का मामला और 3-4 घंटे के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है अपहरण का मामला नहीं, क्योंकि लड़की ने 164 के बयान में नहीं करवाया, और इस बीच में विकास बराला को छूट जाता है अपने जेल से, अपने थाने से? क्या लगता नहीं है कि इन 3-4 घंटों में दबाव आया होगा उसी चंडीगढ़ पुलिस पे जो 24 घंटे पहले अच्छा काम कर रही थी? देखिए, स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक नेता का बेटा नहीं है, वो ऐसी पार्टी के नेता का बेटा है जिसका प्रधानमंत्री ये कहता है कि बेटे से पूछो। और दूसरी बात जहाँ तक है कि जो विरासत है वो तो बेटे को ही राजनीतिक मिलती है, तो ऐसे में इस तरह के बेटे की हरकत का निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है पिता की, जो कि एक राजनीतिक कर्मी है और राजनीति के पूरे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं। तो अगर उनका, एक तो सबसे पहली बात है उनकी बिल्कुल बनती है, और उनको हर हालत में जो इन्फ्लुएंस किया उन्होंने साफ दिख रहा है। अगर लड़की कह रही है कि हमारे अपहरण के, और साफ दिख रहा है बयान, कल भी हम लोग पूरे समय पूरी उसको सुनते रहे, तो बयान में साफ है कि अपहरण की कोशिश हुई है। अगर दरवाजा खुल गया होता उस गाड़ी का तो क्या होता, ये हम सब लोग जानते हैं। तो बेटियों को तो बोलना आ गया है, बेटी ने हिम्मत की है, वो सामने आई है, लेकिन बेटों से पूछने की इस पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है, और सब लोग मिलकर उसको ढक रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, पुलिस पे जो इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और किस तरह से 164 का बयान, हम लोग दिन रात इस तरह के केसेस में स्वयं जाकर के लड़कियों की मदद करते हैं, ऐसे में ऐसा बयान कैसे हो गया? बिल्कुल किस तरह से उसको ये नहीं बताया गया कि बयान बिल्कुल। मेरे साथ वर्णिका भी जुड़ गई है, मैं परिचय करा दूं। वर्णिका कुंडू इस वक्त मेरे साथ हैं। हेड्स ऑफ टू यू वर्णिका, वी ऑल आर विद यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दुष्यंत चौटाला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लोकदल के नेता हैं। मैं आऊंगा रंजना जी आपके पास, जवाहर साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वर्णिका, मैं अभी आपके पिता हमारे साथ थे वीरेंद्र कुंडू साहब, और उन्होंने कहा कि जब 164 का वो कथित बयान आपसे लिया जा रहा था तो आपको बताया ही नहीं गया कि 164 का बयान है और ये कोर्ट में एडमिसिबल होता है, और इसके बिना पर किसी भी व्यक्ति को आप थाने से रिहा भी कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर धाराएं नहीं है। क्या ये सब जानकारी आपको दी गई थी जब आपसे 164 में बयान लिया गया? जी
मुझे सिर्फ ये बोला गया था कि आप जाके अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, तो मैंने जाके अपनी स्टेटमेंट दे दी थी। एक नॉर्मल सिटीजन के साथ कैसे पुलिस ट्रीट करती है। एक और चीज, आपकी कंप्लेन में नीचे लिखा हुआ है, मेरे पास ये कंप्लेन की कॉपी है वर्णिका, एबडक्ट करने की कोशिश। और मैं पढ़ के अगर सेंटेंस दिखाऊं तो टू मी इट वाज वेरी क्लियर दैट दीज बॉयज इंटेंडेड टू एबडक्ट मी, इवन ट्राई टू ओपन द डोर, काइंडली फाइल एन एफआईआर अंडर द एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ। आपने अपनी कंप्लेन में लिखा है ये, लेकिन जो एफआईआर हुई उसमें कहीं भी एबडक्शन की बात नहीं है। आपको लगता है जानबूझकर पुलिस ने उन चीजों को छोड़ दिया? जी, मैं ये नहीं बोल सकती कि पुलिस ने ये क्यों किया या क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और उन्होंने मेरे को अबडक्ट करने की ही कोशिश की थी। शुरू से लेके आखिर तक उन लड़कों की कोशिश सिर्फ ये थी कि वो किसी तरह मेरी गाड़ी रुकवा लें, मेरा दरवाजा खोलने की कोशिश की। तो इट इज वेरी क्लियर कि ये कुछ और हो ही नहीं सकता है। वर्णिका, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ ताकतें हैं जो अब आपको, आपकी शख्सियत को, आपके परिवार को निशाने पर ले रही हैं। आपके बारे में गैर वाजिब बातें लिखी जा रही, मैं वो बोल भी नहीं सकता हूं। उन बातों में कितना दम है? जी, उन बातों में कुछ दम नहीं है। ये तो बहुत ही इस्टेब्लिश तरीका है किसी विक्टिम या पोटेंशियल विक्टिम को डराने का। ये तो मतलब आज ये मेरे साथ पहली बार तो हुआ नहीं है, और अच्छा होता अगर आखिरी होती, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं आखिरी लड़की भी नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है। दूसरी बात, ज्यादातर चीजें जो वो कह रहे हैं मेरे बारे में कि मैंने ये किया या वो किया, या वो लड़कियों के बारे में कहते हैं, ये वही चीजें हैं जो कोई लड़का करता है तो कोई दो बार देखता भी नहीं है। True. तो इसमें क्यों फर्क हो? अगर मैं करूं तो मेरा कैरेक्टर खराब, लेकिन लड़का करे तो लड़के को करना अलाउड है। क्या फर्क है? हमारे राइट्स इक्वल क्यों नहीं है? इनफैक्ट आपके बारे में तो मतलब आप इस इंसिडेंट के बारे में बीजेपी के एक नेता है भाटी साहब, आपके हरियाणा के, वो ये कहते हैं कि वो रात को 12:30 बजे क्या कर रही थी सड़कों पर। वो आपके इंटेंशन पर सवाल खड़े करते हैं। इसको देख के आपको क्या लगता है? इसको देख के मुझे ये लगता है कि मेरी इंटेंशन की बजाय उन लड़कों की इंटेंशंस क्यों नहीं कोई क्वेश्चन कर रहा है। मेरी इंटेंशन तो सबको पता है। मेरी इंटेंशन थी कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के घर चली जाऊं चुपचाप, लेकिन उन लड़कों की क्या इंटेंशन थी ये तो किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं। उन्हें मेरे से क्यों पूछा जा रहा है? और अगर ऐसे लड़के ना होते तो मैं रात को 12:30 क्या सोचती घर से निकलने से पहले? अगर ऐसे लड़के ना होते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दिन हो या रात हो। मुझे क्यों सोचना चाहिए बाहर निकलने से पहले? ये लड़के क्यों ना सोचे जो ये चीजें करते हैं? आपको लगता है इन लड़कों को कुछ हो जाता है क्या रात को? दिन में वर्णिका, क्या आप इस बात को लेकर दुखी हैं कि उनको इतनी आसानी से बेल मिल गई? सॉरी, क्या आप इस बात को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं कि इतनी आसानी से उनको बेल मिल गई? कोई पनिशमेंट नहीं? मुझे अभी भी होप है, बहुत होप है कि जिस सिस्टम ने अभी तक मेरी इतनी हेल्प की है वो आगे भी हेल्प करेगा। अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी कार्यवाही शुरू हुई है, अभी तो ये कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो मुझे अभी कोई दुख नहीं है। अभी मुझे पूरी होप है कि जो काम अपना ठीक से करते हैं, अगर जैसे सिस्टम अपना ठीक से काम करता है, पुलिस वाले ठीक से काम करते हैं जैसे वो अभी तक कर रहे हैं मेरे साथ, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो लड़के बच सकें। बिल्कुल। एक बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली का बेटा, लॉ का स्टूडेंट, चंडीगढ़ में पढ़ता है। आपको लगता है कि अगर सामान्य परिवार का लड़का होता, साधारण से बैकग्राउंड का, तो भी क्या उसके साथ यही प्रिविलेज मिलता? अभी मैं नहीं कह सकती। मैं जब वहाँ स्टेशन में बैठी थी, कंप्लेंट कर रही थी, मुझे नहीं पता था ये लड़के कौन है। तो मैं एक्चुअली शुक्र मना रही थी कि ये नॉर्मल लड़के हैं, क्योंकि जैसी चीज़ इन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की उसकी इन्हें फिर पूरी सज़ा मिलेगी, और इनको देख के बाकी लड़के भी सीखेंगे कि वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि उनकी फैमिली इन्फ्लुएंशियल है
हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा हो. इट इज पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू, बट इट्स पॉसिबल. बट मुझे अभी भी उम्मीद है, अभी पूरी फेथ है मुझे कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है. अभी तो ये चल रहा है और मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ. आपकी पूरी फैमिली आपके साथ खड़ी है. आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, तब भी इस लड़ाई में आपका साथ दे रहे हैं. क्या कहेंगी उनको, आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? बिल्कुल. अगर उनका सपोर्ट ना होता तो ये कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं. मेरे फादर ने मुझे इतना सपोर्ट ना किया होता, मेरी फैमिली ने ना किया होता, अगर उन्होंने मुझे ऐसे बड़ा ना किया होता जैसे किया है, तो मैं शायद बच ही ना पाती. तो मैं यहाँ बैठ के ये करने लायक ही ना रहती. कोई प्रेशर आप पर या आपकी फैमिली पर इस बीते 48 घंटों में कहीं से भी कोई दबाव, कोई प्रेशर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. और आएगा प्रेशर तो उस पर झुकेंगे भी नहीं, जो वीरेंद्र साहब लिखते हैं अपने फेसबुक पे आज. बिल्कुल भी नहीं. ये भी जो सोशल मीडिया कैंपेन हो रहा है मेरे अगेंस्ट, जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, वो भी प्रेशर ही है. बिल्कुल. लेकिन मैं नहीं हिलूंगी. मतलब ये अब लाइक आई सेड टाइम एंड अगेन, ये लड़ाई अब सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ. अब मेरे पास जितना सपोर्ट है मीडिया का और सारे देश के सारे लोगों का, सारी लड़कियों का, तो अब ये लड़ाई सबकी बन चुकी है. और एट द एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट होता है इसका, मुझे पता है कि इस इंसिडेंट का कम से कम अवेयरनेस रेज करने में तो फायदा है. अवेयरनेस तो रेज हुई है. बिल्कुल वर्णिका. एंड होपफुली दैट विल लीड टू चेंज फॉर द बेटर. प्लीज बी विद मी. मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, अपनी बारी का इंतजार कर. दुष्यंत चौटाला, शुक्रिया आप पहुंचे और आपने हमसे बात की. जवाहर भाई मैं आ रहा हूं. दुष्यंत चौटाला, बीजेपी क्या चंडीगढ़ पुलिस के माध्यम से, एलजी के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से क्या सुभाष बराला साहब के बेटे को बचा रही है? कानून अपना काम नहीं कर रहा है क्या? जी, ये कोई पहला मामला नहीं है. मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा. मैं जवाहर जी की बात भी सुन रहा था. 8 मई को एक ऐसा मामला टोहाना में भी आया था, जब इन्हीं सुभाष बराला जी के भतीजे ने पड़ोस के एक गांव की लड़की का अपहरण किया और फिर पुलिस का दबाव बनवाकर उस मामले को रफा दफा कराया. ये दूसरा मामला है पिछले 3 महीनों के अंदर हरियाणा प्रदेश में, जहां सुभाष बराला जी के भतीजे और अब उनके बेटे इन्वॉल्व हुए हैं. और कहीं ना कहीं जिस तरह की कार्रवाई देखी गई, और स्पेशली जहां सीसीटीवी फुटेजेस की बात करी जाती है, 164 के बयान की बात करी जाती है, अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं पावर का मिस यूटिलाइजेशन आज यूटी गवर्नमेंट कर रही है. और इसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा प्रेशर, चाहे वो एलजी के गवर्नर के जवाहर यादव, नाउ योर टर्न. सबकी आवाज आपने सुनी, सब एक सुर में बात कर रहे हैं. बीजेपी और बराला साहब की वजह से आज विकास इतना आसानी से बाहर घूम रहा है और वर्णिका को यह लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए लड़नी पड़ रही है. जवाहर यादव. जवाहर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं माफी, जवाहर साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है. मैं दोबारा फोन मिलवाता हूं आपको. आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है. अब मैं बिल्कुल आऊंगा. जवाहर साहब बोलिए, आपकी आवाज आ गई. मुझे आपकी आवाज अब आ रही, बोलिए. हाँ, देखिए जब ये घटना हमारे संज्ञान में आई और लगातार मैं आपके चैनलों पे हूं, हमारे पहले शब्द ये थे कि वर्णिका कुंडू को न्याय मिलना चाहिए. जिसने भी कोई गलत किया उस दोषी को उसकी सजा मिलनी चाहिए. मैं आपको दो बातें, आप फिर उसी पुराने टेप रिकॉर्डर पे आ गए. जवाहर भाई, आप पुराने टेप रिकॉर्डर में 2 बातें याद दिलाता हूं. 15 अगस्त 2014 का प्रधानमंत्री का बयान मोदी का, जो लाल किले की प्राचीर से दिया गया कि हम अपनी बेटियों पर सवाल खड़े करते हैं, बेटों से क्यों नहीं पूछते. सुनिए ना मेरी बात सुनिए. मैं प्रधानमंत्री का बयान सुन रहा हूँ, प्रधानमंत्री का बयान सुन रहा हूँ, तब आपको याद आएगा. देखिए, रंजना जी, मैं आ रहा हूँ. रंजना जी बोल रही है. आपने ऐसे किया है. जवाहर जी, मुझे किसी भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए. सुभाष बराला को क्यों बचाया जा रहा है, इसको समझाना पड़ेगा. प्रधानमंत्री मोदी का बयान तैयार है तो उसको प्ले किया जाए. प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए पहले आप. मोदी साहब ने क्या कहा था 3 साल पहले, सुनिए अभी आप. सुनिए जवाहर साहब, सुनिए इसको. सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था. 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी. पहुंचने के बाद फोन करना,
बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। सुना आपने जवाहर भाई। उसके बाद खट्टर साहब का कल का बयान क्या आया? खट्टर साहब का कल का बयान क्या आया कि सुभाष बराला की इसमें क्या गलती है, उनको सजा क्यों मिले? नहीं, आप मुझे बताते रहेंगे, आप मुझे बताते रहेंगे या मेरा उत्तर सुनेंगे? आपने अगर केवल मुझे बताना है तो आपको टाइम वेस्ट करना है, आपको बोलना कुछ नहीं है जवाहर यादव, नहीं है आप बोलिए ना। अरे सर ये आप अगर तो फिर मुझे नहीं बताते डिबेट में। अगर आपके इतने रंजना जी लगातार है मेरे बारे में, उनका तो ऑडियो डिबेट चाहिए में नहीं बैठाना चाहिए था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप अगर मुझे कुछ कहना चाहते, मुझे सुनना ही नहीं चाहते, तो मैं नमस्ते करता हूं। जवाहर यादव, आप 3 दिन से वही बात कह रहे हैं कि आप विक्टिम के साथ हैं। मुझे बोलने नहीं ये देंगे। वर्णिका बैठी है आपके बगल में, बोलने नहीं दे रहे आप 15 मिनट से एक स्क्रीन स्पेस में हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। 5 सेकंड नहीं लिए वर्णिका की पीठ थपथपाने के लिए। वर्णिका जी की पीठ क्यों नहीं थपथपा रहे हैं जवाहर यादव? आपके परिवार का कोई पार्टी का नेता क्यों नहीं मिला? आप लोग केरल जाने का टाइम है आपके पास, आप दिल्ली जोड़ के केरल चले जाते हैं। वर्णिका बगल में बैठी है चंडीगढ़ में, आपके आप उसके बारे में नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? आपकी पार्टी कैसी डिबेट चला रही है और आप उसी तरह अगर आपने मुझे नहीं सुनना, अगर आपने मुझे नहीं सुनना तो मुझे बैठाया क्यों? नहीं जवाहर जी, आपने मुझे नहीं बैठाने का क्या मतलब है? आप जवाब दीजिए ना। आपकी पार्टी के लोग उत्तर ले लीजिए मुझे। नहीं, आप मेरा उत्तर लीजिएगा ना। होना चाहिए, आप क्या थियोरेटिकल बातचीत कर रहे हैं? आप मेरा उत्तर लेंगे या नहीं लेंगे? न्याय मिलना चाहिए। आपका उत्तर है क्या? न्याय मिलना चाहिए। एक मिनट, रंजना जी एक मिनट। आप मेरा आंसर लेंगे या नहीं लेंगे? जवाहर यादव, क्या उत्तर? जवाहर यादव, मैं आपको 3.5 मिनट का वक्त दे रहा हूं। दे नहीं रहे। आप जवाब तैयार करिए, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे इस बात पे सफाई चाहिए कि खट्टर साहब क्यों बराला साहब को बचा रहे हैं, पार्टी की लीडरशिप क्यों चुपचाप बैठी है, पार्टी के सेंट्रल लीडर के नेता क्यों नहीं डिबेट में आ रहे हैं, क्यों प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है सेंट्रल लीडरशिप के। मैं एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं। डिबेट में आगे बढ़ो, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं जो एसएमएस पोल और ट्विटर पोल पे आ रहे हैं कि क्या नेताओं के बिगड़ैल बेटों पर कानून का शिकंजा ढीला पड़ जाता है। ज्यादातर दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं उनकी यही राय है। 92% हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर भी ज्यादातर लोग हाँ में ही जवाब दे रहे हैं। पिछली बार 88 था, इस बार भी 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। सबको लगता है कि अगर आप बड़े नेता के लोग हैं, बड़े नेता के बेटे हैं, तो आसानी से कानून को आप धत्ता बता देंगे। जवाहर यादव, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। आपको शिकायत है कि आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, प्लीज गोल गोल मत घुमाइएगा। हम जानते हैं कि आपको इस घटना में वर्णिका के साथ बहुत हमदर्दी है। मेरा सवाल सीधा सा है, क्यों बीजेपी के आला नेता सुभाष बराला साहब को बचा रहे हैं? ऑडियो की दिक्कत है, फिर ऑडियो की दिक्कत है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, माफी चाह रहा हूं। क्या चीज बाइट ऑडियो आ रहा है? मुझे जवाहर यादव का ऑडियो चाहिए तुरंत, उनसे तुरंत बात करनी है। ये ऑडियो की प्रॉब्लम बार बार ठीक नहीं है। जवाहर यादव में आऊंगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। इस बीच में एक और इंपॉर्टेंट बाइट प्ले करना चाहता हूं जो बीजेपी के ही नेता की है, रामवीर भाटी की। वो सुनिए, वो हरियाणा के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं वर्णिका के इस पूरे एपिसोड के बारे में। वो आपको सुनकर उसकी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी मैं निंदा करता हूँ, पर साथ में ये भी कहता हूँ कि उस लड़की को भी तो रात में 12:30 बजे क्या कर रही थी सड़कों में घूम करके। मैं इसमें भी रामवीर भाटी साहब बीजेपी के नेता कह रहे हैं लड़की क्यों रात को बाहर निकली, उसकी गलती है। यानी सरकार अपनी, प्रशासन अपना, वो कुछ ना कर पाए तो उस पर कोई सफाई नहीं देंगे। अनुजा, आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या क्योंकि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक बड़े बाप का बेटा, कानून का जानकार, बाप इन्फ्लुएंशियल, क्या ये अपने आप अंदर गुरूर आ जाता है कि हम कानून से कुछ भी पंगा बोल सकते हैं? ये सबसे बड़ा गुरूर है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनलिटी ब्रीड करती है, जो अब्यूज ऑफ पावर है, और ये जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये जो कॉन्फिडेंस है कुछ भी कर गुजरने का, और उसके बाद कोई भी इसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेगा और वो इसी तरीके से बेल से छूट जाएंगे। नॉट ओनली दिस, एक और नया फैशन है, इन्होंने मेरे ख्याल से लॉ भी पढ़ रखी है, तो इसलिए लॉ की जानकारी भी लेकर रखे हैं।
तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इन्हें ये मालूम है कि जब ये नेता बन गए हैं तो पुलिस इनकी जेब में है। जब पुलिस इनकी जेब में है और लॉ, क्योंकि चार्जशीट तो यहीं से बननी है, तो जब चार्जशीट यहीं से बनकर जानी है, लॉ में ये माहिर हो रहे हैं, तो ये पुलिस वाले दिन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस वजह से इनकी जो ये बदमाशियां हैं वो खुले तौर पर होती है। बिल्कुल। और ये खुले तौर पर घूमते हैं सड़कों पे चौड़ से, क्योंकि इनको ये लगता है कि अब इनके साथ कहीं पर भी। दिखाइए मुझे जरा, किनसे मैं बात कर सकता हूँ? और भी लोग मेरे साथ हैं। जवाहर यादव, क्या आपको आवाज आ रही है? क्या हम बात कर सकते हैं जवाहर से? रंजना जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आप मुझे आपकी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए जवाहर जी, अब आप बोलिए। देखिए, विकास बराला है, उसने जो अपराध किया उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। वर्णिका कुंडू यहाँ बैठी हैं, क्या ये बता सकती है हमारी पार्टी की तरफ से? कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभी एक चैनल पर मुझे कहा कि सुभाष बराला जी रात को 50 गुंडे लेकर वहां पर पहुंच गए थे। हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी तरफ से कोई भी प्रयास किसी भी तरह का वर्णिका कुंडू के परिवार के ऊपर या किसी लिए नहीं किया गया? अगर वो नहीं किया गया ये बता देंगे तो फिर सुभाष बराला अलग विषय है। 18 साल का बालिग अगर उसने गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं यहाँ वर्णिका कुंडू के साथ हूँ, परंतु मुझे लगता है कि दोनों विषय अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं है। अगर मेरे भारतीय जनता पार्टी ने उनके किसी नेता ने परिवार से मनोज शर्मा अपराध करता है, विनोद शर्मा का इस्तीफा होता है आपके यहाँ? अरे आप कर रहे होंगे। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का मामला आता है चंडीगढ़ में, फिर सोनिया गांधी से सवाल पूछती है बीजेपी। कर रहे होंगे। जवाहर यादव घुमाइए मत, पूछिए। जवाहर यादव घुमाइए मत। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बेटे को सिखाना चाहिए। कौन सिखाएगा? सुभाष बराला सिखा रहे हैं क्या? एक भतीजा, एक बेटा बैठी है। सुमित जी, वर्णिका जी यहाँ बैठी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जवाहर जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वर्णिका जी बता दें हमारी तरफ से क्या प्रयास किया गया? आपकी पुलिस ने धाराएं ढीली की, धाराएं कमजोर की, वर्णिका कुंडू जी देंगे। क्या हमारी तरफ से कोई? आप इसको सिद्ध कीजिए, आप इसको सिद्ध कीजिए। जो आप कह रहे हैं इसको सिद्ध कीजिए। में आपकी पुलिस ने केस को कमजोर किया। ये राजनीतिक दबाव में अबडक्शन का मामला नहीं लगाया गया है, उसको बताया नहीं गया वर्णिका को कि वो पिता ने कहा मुझे आपके सामने मेरी बात सुनिए। अगर किसी दबाव में किसी भी दबाव में कुछ बदला गया है, इस धारा में विकास कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। जवाहर जी, आपको ये पता है ना इस बात का? उन्होंने तो जो विकास ने तो पढ़ी है ना लॉ, तो इसलिए वो जानता होगा इस बात के लिए कि जो प्रशासन से लेना चाहिए वो नॉन बेलेबल है। उत्तर आपको किससे चाहिए? ये नॉन बेलेबल ये आपको ये भी समझना चाहिए सर कि उत्तरदायित्व होता है, सिर्फ एक नेता बन जाने से एक उत्तरदायित्व खत्म नहीं होता। जवाहर जी देखिए, दो महिला एक्टिविस्ट हैं, उनका गुस्सा समझ में आता है। रंजना जी का भी पुलिस को देना चाहिए, मुझे देना चाहिए। जवाहर, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। रंजना जी, आप 20 सेकंड में बात पूरी करिए। जवाहर इसके बाद, जवाहर रंजना जी के बाद। 10 सेकंड जवाहर जी शांत हो रंजना जी आप बोलिए। चूंकि अभी तक पुलिस से लेना चाहिए, मुझसे लेना चाहिए जा रहा है, धारा कमजोर कराई गई है, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को कहिए वो इस्तीफा दें, ताकि वो जवाहर भाई, अभी तो बराला साहब का इस्तीफा माना जा रहा है। ये अगर ऐसी पार्टी अड़ी रही तो बात खट्टर साहब तक आ जाएगी। आप एक एविडेंस ऐसा बता दीजिए, ये चार एविडेंस ऐसा बता दीजिए जहां कहीं दबाव आता हो। कोई एविडेंस ऐसा बता दीजिए जहां पर दबाव की बातचीत होती है, दबाव डाला आपके सामने। केवल आप अपनी प्रशासन बना लेंगे, आप अपनी प्रशासन बना लेंगे। ये मैं किसने की धारा कमजोर? दुष्यंत किससे पूछ रही है आपको? धारा क्या लगनी चाहिए, क्या नहीं लगनी चाहिए, इसका उत्तर किससे लेना चाहिए आपको? जवाहर भाई, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस कार्यक्रम को दोबारा देख लीजिए। मैं दोबारा ट्वीट भी कर दूंगा, आपको टैग भी कर दूंगा, आपकी पार्टी के आला नेताओं को। इसी शो में बैठ के वीरेंद्र कुंडू साहब ने 2 महत्वपूर्ण बातें की, जिनको मैं फिर रिपीट कर देता हूं।
जब 164 का बयान लिया जा रहा था, इन्हीं वर्णिका ने अभी आपके सामने कहा कि उनको इस बात का इल्म तक नहीं था कि वो बयान 164 में लिया जा रहा है और 164 की क्या इंपॉर्टेंस होती है। दूसरी बड़ी बात, इस मामले में एब्डक्शन की बात लिखी गई है, एब्डक्शन की बात लिखी गई है जो एफआईआर से गायब है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। आपको पुलिस से लेना चाहिए, मुझसे लेना चाहिए? तो सर आप जनाब, उत्तर आपको जनाब तो बोलिए ना अपनी पुलिस को, इसका उत्तर आपको पुलिस को बोलिए ना, मुझसे लेना चाहिए। पुलिस को बोलिए ना, इसका उत्तर आपको पुलिस से लेना चाहिए। पुलिस, इसका उत्तर आपको पुलिस से लेना चाहिए। इसका उत्तर आपको पुलिस से लेना चाहिए कि उनके पास आधार होगा। सर आप कब तक घुमाते रहेंगे केस को? आप कहेंगे माफी चाह रहा हूँ अनुजा, हमारे की मुश्किल समझ में आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। वर्णिका, एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आप जुड़ी लाइव डिबेट में और अपनी तमाम बातें कहीं। और जवाहर यादव, मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस मामले पर कोई कार्रवाई करता दिखाई दे, वरना चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल तो खड़े होने लगे। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया।